Now let's start. क्वेश्चन नंबर 31 से है। आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31 के ए पार्ट में ये टोल्ड जो ये आपका लगा हुआ है और इस टोल्ड के कारण यहाँ जो ये टोल्ड है ये पास्ट में है, तो ये प्रिंसिपल क्लॉज है। जिस पार्ट में कंजंक्शन नहीं होता वो प्रिंसिपल क्लॉज होता है। यहाँ पर इसके दैट इसका कंजंक्शन है। ये जो विल है ये विल कॉरेस्पॉन्डिंग किस में बदल जाएगा? वुड में। कॉरेस्पॉन्डिंग वुड हो जाएगा। तो इसका करेक्ट जो होगा बी पार्ट में विल को वुड बना देना पड़ेगा। नेक्स्ट 32। हो गया फिर। अरे कहाँ गया? माथी को ब्रेक कर दो, फिर से करो, इसको ऑफ करो। ये अब ड्रॉन कर दिए हुए हैं। निकल नेक्स्ट है हेलो। जी यस सर। सर। ये फोन आ जा रहा है। अरे क्या आ जा रहा है यहाँ पर? अभी नेट फिर डिस्टर्ब चल रहा है। हेलो। नेट नेट सही है जी सर, नेट तो अरे 2 मिनट इधर आओगे? हेलो। हेलो हेलो। जस्ट मिनट, फिर नेट से सही है इसको सर। रिकॉर्डिंग को। हाँ तो ये विजिबल है ना? हेलो। यस यस सर, विजिबल यस है सर। सर। तो नाउ 31 वो कह रहे थे कि प्रिंसिपल क्लॉज टोल्ड होने के कारण हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज भी जाहिर सी बात है कि वो पास्ट में जाएगा। और जब पास्ट में जाएगा तो जो ये हमारा विल पोर्शन है वो विल नहीं होकर के वुड हो जाएगा, जो अभी हम लोग क्लियर कर लिए इसको।
32 नंबर क्वेश्चन के पास जब पहुंचते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टॉनी इज गिविंग मी अ लिफ्ट, हेल्प कर रहा है टॉनी, और ही इज कमिंग टू कॉल फॉर मी एट 10। इसका मतलब है कि 10 बजे मिलन होना है, 10 बजे मुलाकात होना है। तो जो भेंट करने की बात होती है किसी प्रॉपर प्लेस पर, उसको कॉल फॉर नहीं बोलते, उसको कॉल ऑन बोलते हैं। कि किसी खास प्लेस पर जाकर के भेंट करना कॉल फॉर नहीं होता, कॉल ऑन हो जाता है। नेक्स्ट 33, each of the students participating in the drawing competition having to bring his own materials। ये जो पार्टिसिपेटिंग है तो डायरेक्ट V4 हम कैसे लिख सकते हैं? तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब इज एम आर चाहिए ना। तो यहाँ होना चाहिए ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज पार्टिसिपेटिंग इन द ड्राइंग कंपटीशन, और सेकेंड सेंटेंस होगा ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज हैविंग टू ब्रिंग हिज ओन मटेरियल। तो इज दोनों का कॉमन हो जाएगा, यहाँ भी कॉमन हो जाएगा और यहाँ भी हो जाएगा। तो पार्टिसिपेटिंग से पहले और ईच ऑफ द स्टूडेंट्स के बाद यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब इज है उसकी जरूरत है। नेक्स्ट सर हम गलती निकाले हैं सर, हैज टू ब्रिंग कर सकते हैं सर? नहीं नहीं, ये आप किताब देख करके किए होंगे। जी सर। आप किताब देख करके पढ़ने की कोशिश जी ना सर। करें, आप समझने की प्रयास करें। ये आंसर नहीं मिलाना है, जी सर। क्योंकि आप पार्टिसिपेटिंग किस आधार पर लिख रहे हैं। यहाँ पर इज रहेगा तब ना, जब आप जी यहाँ सर। हैज कर लेंगे, जब आप इसको यहाँ हैज कर लेंगे तो जी आप सर। इचे के किसके कारण हैज कर रहे हैं? इच के कारण हैज कर रहे हैं। तो फिर जी सर। पार्टिसिपेटिंग किस आधार पर, आईएनजी कहाँ से लिख रहे हैं? आंसर जी मिला सर। रहे हैं बुक देख करके क्या? नहीं सर। बिल्कुल सही बात पकड़े हैं कि आप बुक देखने में माहिर लगते हैं, लगता है। दिमाग लगाइए, बुक नहीं, आंसर मत जी सर। मिलाइए। जी सर। मुझे सब पता है कि कहाँ क्या लिखा हुआ है, और जो मैंने बोला सर वही फैक्ट था। हाँ हाँ, जी, इसलिए सर पूछ लिए सब्जेक्ट सर। के बाद डायरेक्ट V4 नहीं ना लगेगा यहाँ पे, पार्टिसिपेटिंग जो है। हाँ हो गया ज्यादा इतना। आपको कंफ्यूजन है तो बात करना है, अपने मन से विचार नहीं देने का, सीधा समझना है कि कंफ्यूजन है तो क्वेश्चन करना है, आपस में डिस्कशन नहीं करना है, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग भी चल रहा है। तो जो असुविधा हो, उन्होंने कहा असुविधा के लिए मैंने बता दिया, इसके बावजूद भी नहीं समझे तो बताना है, आपस में एक दूसरे को कन्विंस मत करना है। नेक्स्ट तो शायद 33 क्लियर हो गया होगा, इसलिए आंसर के पीछे मत भागेंगे आप। यस सर। नाउ 34, राज सरप्राइज्ड एवरीवन, ठीक है, when he created an unbreakable record of 1.5 centuries। यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि राज ने सबको सरप्राइज कर दिया, ठीक है। वो क्या किया? तो when he created an unbreakable record, जो रिकॉर्ड कभी क्या कहा जाए, वो नहीं टूटेगी, वो रिकॉर्ड बनाया है 1.5 सेंचुरी का। तो एक तो सेंटेंस लगता है जो मीनिंगफुल है, और सिर्फ यदि कुछ सुधार कर सकते हैं तो रिकॉर्ड को क्रिएट ना कर करके यहाँ पर मेड भी हम कर सकते हैं, तो ये चलेगा, लेकिन क्रिएटेड भी अपने जगह पर सही है। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं इसमें। आगे बढ़ें। और वैसे अपने आप में ये सेंटेंस मीनिंगफुल भी है,
तो मीनिंगफुल के कारण मतलब बहुत ज्यादा सुटेबल लेना है तो ये लिख सकते हैं, लेकिन अपने आप में भी ये सुटेबल सेंटेंस है। नाउ 35, डू नॉट राइट हिम ऑफ। किस बात के लिए राइट ऑफ बोलता है? तो एज आई फील, जैसा कि मैं महसूस करता हूं, ही स्टिल हैज द फायर स्मोल्डिंग इन हिम, यानी आग अभी लगी ही हुई है। तो आग अभी लगी ही हुई है, तो इस बात को आप इनकार नहीं कर सकते, डिक्लाइन नहीं कर सकते। तो इनकार और डिक्लाइन करना ये ऑफ नहीं होता है, राइट ऑफ होता है। राइट ऑफ होता है वो RWRIT और OFF ऑफ होता है, कि आप इनकार ना करना राइट ऑफ होता है। नेक्स्ट, हाँ 36, द पुअर मैन सेव्स द मनी। ठीक है, गरीब मनी बचाता है। बट देन ही बिगैन टू वरी, उसकी चिंता बढ़ गई। इसका मतलब चिंता कब बढ़ी? जब वो रुपया बचाया उसके बाद ना। यदि रुपया बचाता है तो चिंता बढ़ती है, लेकिन कंडीशन क्या है कि जो प्रेजेंट है वो पास्ट तो जा सकता है, लेकिन जो पास्ट है वो प्रेजेंट जल्दी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि जो टाइम गुजर गया वो टाइम वापस नहीं हो सकते, लेकिन जो टाइम है वो गुजर जाएगा, वो पास्ट हो जाएगा। इसलिए आई थिंक यहाँ पर जो ये बिगैन को देख करके लगता है कि यह गरीब आदमी रुपया बचाता नहीं है, रुपया बचाया। तो ये जो सेव लगा हुआ है उसको हम सेव्ड कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, आवाज मिल रहे हैं ना? हेलो, यस सर, आवाज आ रहा है, क्लियर आ रहा है। नेक्स्ट 37, ये जो एडवाइस है ये देखिए नाउन है और सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, और वर्ब में जो एडवाइस होता है उसमें एडवाइज होता है, एस होता है, यहाँ सी लगा हुआ है, सी। तो इसलिए यहाँ होना चाहिए ADVISED, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब चाहिए ना। तो 37 में ही एडवाइज्ड में, ना कि ही एडवाइज्ड में। नेक्स्ट 38, सम ऑफ आवर लेटेस्ट कैनन। कैनन क्या है हमारा? वो बांस बल्ला है या तोप है, पता नहीं, देखते हैं। दैट हैव कम आउट ऑफ द प्रोडक्शन लाइन हैविंग ए लार्ज लॉन्ग रेंज का है, मिसाइल है ना, तोप की बात है। तो ये तोप को कैनन नहीं बोलते, कैनन्स बोलते हैं। तो यहाँ पर कैनन नहीं होकर के कैनन्स हो जाएगा। नेक्स्ट 39, सुशांत सेड। देखिए ये सेड पास्ट में है और ये सेल इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट है नहीं, और सी के लिए विल करेंगे तो विल का कॉरेस्पॉन्डिंग हमारा वुड हो जाएगा। इसलिए सुशांत सेड दैट सी शैल नहीं, सी वुड ट्राई टू अटेम्प्ट, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट अगला है 40। आप के जेरंड का ये सवाल है। ये कुड मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के बाद तुरंत बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखाता है। मॉडल वर्ब प्लस V1 होता है। ये बीच में जो बट आ गया, इस बट का तो कोई स्कोपे नहीं है,
तो यहाँ पर होगा ही कुडंट हेल्प। उसके बाद ई हेल्प का ये ऑब्जेक्ट है सेड, और किसी वर्ब को ऑब्जेक्ट जब बनाया जाता है तो उस वर्ब को नाउन में कन्वर्ट किया जाता है, और सेड वर्ब है, इसको नाउन में कन्वर्ट करने के लिए इसके भी V4 करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी शेडिंग करना पड़ेगा। तो दो पार्ट्स में यहाँ गलती दिखाई दे रहे हैं। एक तो मॉडल वर्ब के बाद डायरेक्ट बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखना है, तो बट हटा दें यहाँ से, और हेल्प का ऑब्जेक्ट सेड है तो वहां पर उसको नाउन में कन्वर्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट नाउन होता है इसलिए सेड टीयर्स ना हो करके शेडिंग टीयर्स हो जाएगा। आज आप लोग का हम चैट नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए कोई असुविधा हो नेट के कारण डायरेक्ट हम स्क्रीन शेयर किए हुए हैं, तो कौन लोग जुड़े हुए हैं, कितने लोग जुड़े हुए हैं, कुछ नहीं मैं देख पा रहा हूं। तो कोई परेशानी होगी तो डायरेक्ट आप हमसे बात करेंगे। कोई क्वेश्चन फिर पुनः रिपीट करना हो जिनको भी, तो आप हमसे बात कर लीजिएगा अनम्यूट करके। अभी तक ऐसा कुछ 34 है या नहीं? तो कौन सा क्वेश्चन? सर 34 नंबर। 34। क्योंकि आज जो है डायरेक्ट स्क्रीन शेयर नेट इशू हो रहा है, बार बार हो जा रहा है, इसलिए मैं नहीं देख पा रहा हूं आज किसी को। ये 34 की जो बात कर रहे थे, ये सबको जैसे किसी चीज का जो रिकॉर्ड, यहाँ पर देखिए सरप्राइज कर दिया सबको। किस बात के लिए सरप्राइज कर दिया? तो ही क्रिएटेड एन अनब्रेकेबल रिकॉर्ड, मतलब ऐसा मील का पत्थर बनाया कि 1.5 सेंचुरी का ऑफ, माने ये 150 रन की जो अनब्रेकेबल रिकॉर्ड कायम किया है। तो क्रिएट रिकॉर्ड के जगह जैसे फ्रेजल वर्ड होता है ना, मेक अ नॉइज, टेल ए लाई, स्पीक द ट्रूथ, तो उसी को प्रॉपर वर्ड होता है कि मेड एंड अनमेड रिकॉर्ड होता है। क्रिएटेड एंड रिकॉर्ड न हो करके मेड होता है, बट सेंटेंस चूंकि मीनिंगफुल दे रहा था, इस कारण से यहाँ पर इसको नो एरर में भी ले सकते हैं, लेकिन मैं इसको बनाऊंगा तो क्रिएटेड ना रख करके हम इसको मेड बना देंगे। आप अपने इंड से इसको बनाइएगा तो एज इट इज भी रख सकते हैं, आंसर जो होगा वो अलग की बात है, बट नॉलेज एक अलग बात। और कोई क्वेश्चन पीछे का? आगे बढ़े? यस सर, बढ़िए। हेलो, नेक्स्ट है 41। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स एट द मीटिंग, ठीक है, ज्यादातर जो मेंबर थे मीटिंग में, फेल्ट किए that the group appointed to investigate the case were not competent। अब देखिए ग्रुप है, ये that यहाँ कंजंक्शन है, तो ग्रुप अपॉइंटेड का सब्जेक्ट हो गया, और यही ग्रुप इस वेयर का भी सब्जेक्ट हो गया। तो कलेक्टिव नाउन का सबको पता है सिंगुलर होता है, तो जब ये सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर न लगेगा। तो यहाँ जो वर लिखे गए हैं वो वर नहीं होकर के वाज होना चाहिए। जो ग्रुप थे वह योग्य नहीं थे, सक्षम नहीं थे, जितना होना चाहिए काबिल सक्षम उतनी सक्षमता नहीं थी, ये कहना चाहता है। यानी द ग्रुप वाज नॉट कॉम्पिटेंट टू डू द जॉब इफिशिएंटली। सही ढंग से काम को पूरा करने में जो ग्रुप अपॉइंट हुए थे, जो कलेक्शन थी, जो दल था, जो समूह थे,
वो सक्षम नहीं थे। 42 तो बचपन से आता है कि नहीं, नीदर नॉर, इधर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ऐसे कनेक्टर होते हैं। तो देखिएगा नीदर के लिए नॉर तो लगे ही हुए हैं। और जब आगे बढ़ेंगे तो ये कलर हमारा सब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि ऑफ प्रीपोजिशन है। तो कलर जब हमारा सब्जेक्ट होगा तो यहाँ जो वर लगे हुए हैं वो वर नहीं हो करके वाज हो जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन 43। इट वाज ओनली व्हेन दे मेट, it was only when they met that they found he has। देखिए तो आप भी बना सकते हैं। यहां पर ये जो फाउंड है और आगे चल रहा है he has a childish simplicity। सिंप्लिसिटी का मतलब भोलापन। उनकी जो भोलापन है वो चाइल्डिश है, बचकाना है। तो एक बूढ़े बच्चा की हरकत करे तो उसको अच्छा नहीं कहते, तो अच्छा नहीं करते तो उनको बच्चे के जैसा स्वभाव बोलना है। तो बच्चे के जैसा उनका स्वभाव है, उसको चाइल्डिश नहीं बोल करके चाइल्ड लाइक बोलते हैं। चाइल्डिश गंदा चीज हो गए कि कोई बुजुर्ग बच्चे की तरह, कोई सियाना, कोई नौजवान बच्चे की तरह काम करे तो वह गंदे शब्द होते हैं। लेकिन बच्चा की तरह वह भोला हो तो वह अच्छे होते हैं। इसलिए यहाँ भोलापन की बात है, उसकी गंदगी की बात नहीं करने का। ये कहना चाहता है उनका इस तरह का नेचर है। नेक्स्ट 44। I now realize that public speaking requires as much courage and confidence। देखिए यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है एज मच एज से। ये कंपैरिजन है एज मच एज से। तो जब कंपैरिजन है तो आप जानते हैं कि दोस्ती बराबर वाले में होती है। तो आप पब्लिक स्पीकिंग से दोस्ती कर रहे हैं तो यहाँ पर तो डांसिंग से करना पड़ेगा ना, टू डांस से नहीं करना पड़ेगा। तो स्पीकिंग का कंपैरिजन किससे हो गया? डांसिंग से हो गया, क्योंकि एक तरफ आईएनजी है और एक तरफ इन्फिनिटिव है। तो इस तरह के कंपैरिजन संभव नहीं है। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, जो पब्लिक स्पीकिंग है वो पब्लिक स्पीकिंग ना हो करके वो क्या बन जाएंगे? पब्लिक स्पीकिंग तो ठीक ही है। तो यहाँ पर जो टू डांस लगे हुए हैं वो डांसिंग में कन्वर्ट कर जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट, द चिल्ड्रन व्हिच आर असेंबल्ड। यहाँ देखिए चिल्ड्रन के लिए व्हिच लगे हुए हैं, जबकि चिल्ड्रन तो लिविंग है और व्हिच का प्रयोग नॉन लिविंग के लिए होते हैं। इसलिए यहाँ व्हिच नहीं होकर हु कर दे तो हमारा काम चल जाएगा। नेक्स्ट, इट इज टू सर्टिफाई दैट। ये साबित करते हैं कि ही हैज ओन, वो जीत चुके हैं द एसे राइटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर। कंसेप्ट दे रहे हैं सेंटेंस। सेंटेंस जब कंसेप्ट देते हैं यानी नो एरर वो कहलाते हैं। यानी जब सेंटेंस मीनिंगफुल हो जाए, कंप्रीहेंड उसका सही सही निकल जाए, तो वह सेंटेंस नो एरर में चले जाते हैं। नेक्स्ट, नीदर ऑफ द सिस्टर्स। यहां पर देखिए ऑफ प्रीपोजिशन है तो सिस्टर्स ऑब्जेक्ट हो जाएंगे
तो सब्जेक्ट हमारा नीदर होंगे। तो जब नीदर इधर या जिसका सफिक्स वन, एवरीवन, समवन, एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, इस तरह के सब्जेक्ट होते हैं तो उनके लिए वर्ब हमेशा ऑलवेज सिंगुलर होते हैं, क्योंकि वन बाय वन करके बोले जाते हैं। तो यहाँ जो आर लिखे गए हैं वहाँ आर नहीं होकर के इज हो जाए। तो नीदर ऑफ द सिस्टर्स आर सेंसेबल नहीं होकर के इज सेंसेबल हो जाएगा। नेक्स्ट, सर इसमें संख्या भी तो नहीं पता चल रहा है ना सिस्टर्स का, दो कैसे है? तो नीदर लिख दिए, नन भी तो लिख सकते हैं। जब संख्या क्लियर नहीं है और नीदर लगा है तो ये जी सर। कन्फर्म मानेंगे कि हमको संख्या से लेना देना क्या है। नीदर दो के लिए होता है, दो से अधिक के लिए नन हो जाता है। तो हमको तो एक ही जगह करेक्शन करना है। ऐसे जी सर। कंडीशन में नन करेंगे तो भी इज ही लगेगा, नीदर करेंगे तो भी इज ही लगेगा। जी तो सर। फिर हम दो जगह करेक्शन नहीं कर सकते, एक ही जगह करेक्शन कर सकते हैं। इसलिए हर जी। परिस्थिति में हमको करेक्शन में यहाँ का आर ही होगा, दूसरा नहीं हो सकता है। ओके सर। गिव योर आंसर्स, आप अपने आंसर्स दे इन योर ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में। एज फार एज, जितना हो सके, तो जितना क्या हो सके, जस्ट अ मिनट वेट, नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट, जस्ट अ मिनट। ये ऑन की, बंद करके रखिए। नाउ pencil. Now next question. As far as practical, तो व्यवहारिक, जितना प्रासंगिक उपयुक्त हो सके, तो प्रासंगिक या उपयुक्त को प्रैक्टिकल नहीं कह के प्रैक्टिकेबल कहेंगे ना, प्रैक्टिकेबल। तो जितना हो सके प्रासंगिक उसकी बात करना है, प्रैक्टिकल नहीं, प्रैक्टिकेबल। नेक्स्ट है, ये कंजंक्शन का सवाल है 49। आप कंजंक्शन में जाएंगे तो वहां मिल जाएगा कि जब कोई सेंटेंस एडजेक्टिव या एडवर्ब से शुरू होता है और एडजेक्टिव और एडवर्ब के तुरंत बाद कंजंक्शन यूज करना होता है, तो वह कंजंक्शन दो ही लगता है, या तो एज लगता है वो कंजंक्शन, और नहीं तो वहां पर ऑल्दो लगता है। दूसरा कोई कंजंक्शन नहीं होता है। ये आप देखेंगे कंजंक्शन में जाकर के तो वहां पर आपको मिल जाएगा। इसलिए टायर्ड यहाँ पर एडजेक्टिव है, ये टायर्ड जो है हमारा एडजेक्टिव है। इसके आगे सेंटेंस लिखे गए हैं, तो इस टायर्ड और आई के बीच में एक कंजंक्शन चाहिए, और वह कंजंक्शन या तो एज कर सकते हैं, नहीं तो ऑल्दो कर सकते हैं। नेक्स्ट, द सजेशन गिवन बाय हिम इज एज बैड। देखिए तुलना दोनों तरफ से होता है ना, ये कंपैरिजन जब भी हम करते हैं तो एक तरफ का कंपैरिजन नहीं होता, दोनों तरफ का होता है ना, एज एज होता है। इस एज के बीच में एडजेक्टिव लगा रहता है। तो देखिए यहाँ बैड एडजेक्टिव है लगा हुआ, यहाँ पर एज, बैड के बाद भी एज होना चाहिए, यानी एज बैड एज, तो हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट,
अगला क्वेश्चन है, आई शॉ डैश ऑफ कैटल ग्रेजिंग इन द मीडो। चारागाह में जानवर की बात करते हैं, तो जानवर न हमारा बंच होगा न हमारा ग्रुप होगा, तो जानवर या तो लीटर होगा न तो हर्ड होगा। तो जानवर छोटे बच्चे की बात नहीं हो रहे हैं, लीटर की बात नहीं होते हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे, ये जानवर की बात है, इसलिए हर्ड ऑफ कैटल, बड़े जानवर है ना कैटल, छोटे छोटे बच्चे की बात नहीं हो रहे, कैटल। नेक्स्ट है आवर फ्लाइट, जो हमारी उड़ाने थी वाज डैश फ्रॉम जयपुर टू आगरा पोर्ट के लिए, वो जो उसका शेड्यूल था उस उड़ान से उसको चेंज करना पड़ा, और ये चेंज करने का जो है उसको क्या बोलेंगे, तो रूट को डाइवर्ट करना पड़ा, तो रूट बदलना पड़ा, रूट को बदलना डाइवर्ट कहलाता है। डिफ्लेक्ट तो भटक जाएंगे रास्ते, रिवर्ट तो उलटिए जाएंगे, शिफ्ट तो कर नहीं सकते, इसलिए हमारा आंसर डाइवर्टेड हो जाएगा। नेक्स्ट, इन दीज डेज, आजकल, ऑफ इन्फ्लेशन, जो हमारी महंगाई है, वी ऑल हैव टू, हम सभी को, आवर बेल्स, ये फ्रेज है, आपको याद रहेगा तो बनेगा। तो इसके लिए कमर कस लेना है, कमर कसने को टाइटन कहते हैं ना, टाइटन द बेल्ट मतलब कमर कस लेना। महंगाई को सामना तो करना ही पड़ेगा, अभी भी जो स्थिति बना हुआ है उसके लिए। नेक्स्ट, he made a powerful dash in the region, अपने क्षेत्र में उनका है, and people felt, लोग महसूस किए कि he would make a leader, he would make a good leader in the days to come, आने वाले समय में वो अच्छा नेता होंगे। इट मीन्स उनका प्रभाव अच्छा होगा, तो उनका प्रभाव अच्छा होगा इसका मतलब उनका इंप्रेशन अच्छा होगा। तो आंसर 54 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट, द फादर डैश द थ्रोन फॉर हिज सन, अपने बेटे के हित में गद्दी को छोड़ दिया। तो बेटे के हित में गद्दी को छोड़ना रिलिंक्विश करते हैं। यहाँ पर टेरेड करते हैं यानी आलोचना करते हैं, ताना बाना की बात करते हैं, तो ताना बाना आलोचना जो होता है वो रेंट करते हैं, साइनो इसका है। प्रोफिशिएंट जो होता है वो सक्षम होता है, कुशल होता है, दक्ष होता है, निपुण होता है, इस सेंस में हमारा एडेप्ट है। एडमोनिश, डांट डपट, तो डांट डपट के लिए चेतावनी है, तो यहाँ पर डांट डपट किसको करेंगे, चाइट करेंगे। रैंसिड जो हमारा बासी है, तो बासी को क्या कर लेंगे हम, वो फ्रेश कर देंगे। ऑलवेज जो हमेशा है वो कभी नहीं, नेवर हो जाएगा। प्रोवाइड, देना, प्रदान करना, तो इनकार करना, डिनाई कर जाएगा। 62 लेथार्जी, स्पेलिंग है लेथार्जी, लेथार्जी आलसी, LA, लेथार्जी। नेक्स्ट 63 है, ये नंबर कोई ऐसा स्पेलिंग होता ही नहीं है। एमनेजिया, स्मृति का लोप होता है, तो एमनेजिया स्मृति का लोप ये है हमारा। मिसलेनियस, विविध, भिन्न भिन्न तरह का, MISCELLANEOUS। We consider the 14th of February a red letter day। ये रेड लेटर डे सबको पता है कि किसी के लिए खास दिन, किसी का महत्वपूर्ण दिन, तो क्या कहेंगे, इम्पोर्टेंट डे, महत्वपूर्ण दिन। नेक्स्ट,
अगला क्वेश्चन बना हुआ है, ये कल ही सबको बनवा दिए थे शायद, उसी में का है। ये पैसेज है, ये पैसेज में जग्गू आज द प्रोपराइटर है, रेस्टोरेंट का मालिक है, एंड हैड प्लेंटी ऑफ कस्टमर्स। तो रेस्टोरेंट का मालिक है तो उनके पास कस्टमर भी बहुत होंगे। आवाज क्लियर है या नहीं? क्लियर है सर, हेलो, क्लियर है प्लेंटी सर। ऑफ कस्टमर्स हैं, येट हिज हाउस वाज इन ए स्लम। लेकिन उसके बावजूद भी जो उनका घर है वह स्लम बस्ती में वो रहते हैं। कारण, वह स्लम बस्ती क्या है? वन ऑफ दोज कॉलोनी, उन कॉलोनियों में से एक है जो कॉलोनी सेक्स मेड आउट ऑफ रैक्स एंड फ्लैटेंड इन टीन कैंस। जो बने हुए होते हैं वो घास फूस है ना, और टीन वगैरह से बने होते हैं, मतलब चदरा के बने होते हैं, जैसे तैसे कहा जाए। दैट आर कॉल्ड, इसका दूसरा नाम भी हम लोग जानते हैं, सबको पता है कि झोपड़पट्टी के नाम से जानते हैं। तो प्रोपराइटर होकर के भी वो मुंबई में एक झोपड़पट्टी में रहने का काम करते हैं जग्गू भाई। देयर वॉज नॉट इनफ हाउसेज फॉर और फ्लैट्स, देयर वर नॉट इनफ हाउसेज और फ्लैट्स, यानी बहुत सारे घर और फ्लैट नहीं थे, या जब जो थे भी, द रेंट्स ऑफ इवन द स्मॉलेस्ट फ्लैट्स, जो छोटे भी फ्लैट्स थे उनके जो रेंट थे वह टू हाई फॉर पीपुल लाइक जग्गू जैसे लोगों के लिए मुंबई में एक फ्लैट अफोर्ड करना संभव नहीं था। दीज शैक्स क्लंग टू द साइड ऑफ ए हिल बाय द सी। ये जो उनके ये उनके जो रहने के झोपड़ी थे, स्लम थे, एरिया जो थे, वो कहां पर बसे हुए थे? तो हिल, साइड टू हिल बाय द सी, समुद्र के किनारे। जानते ही है मुंबई तो ऐसे भी बसा हुआ है, समुद्र किनारे ही है, तो उसी के इर्द गिर्द बसे हुए थे झोपड़पट्टी। टू विच, जहां मिस्टर पान वाला है टेकन हरी, पान वाला ने क्या, हरी को ले गया, टू सी, दिखने के लिए, द एडवांसिंग मॉनसून, कि कैसे जो है मॉनसून का आगमन होता है, वहां से लाइव देखने के लिए उनको घुमाने फिराने ले जाते हैं। ऑन द बुलवार्ड साइड, उस गलियारे में ऑफ द हिल का, द हाउसेज हैड बीन लार्ज, वहां के जो घर हुआ करते थे वो बड़े बड़े, एंड टॉल, लंबे चौड़े, यानी इमारत और गगनचुंबी घर थे वहां पर। और उन घरों का नाम क्या क्या पड़ता था, वहां जो घर बने हुए थे उसी साइड में समुद्र किनारे, तो उन घर का नाम था सनशाइन एंड शिग्योली, इस तरह का नाम लिखा करते थे बड़े लोग अपने घर का। इन विच, जिसमें रिच पीपुल लिव्ड, धनाढ़ संभ्रांत धनी मनी लोग रहा करते थे। क्वेश्चन है, वेयर डिड हरी गो अलोंग विथ मिस्टर पानवाला के साथ कहां गए थे? तो टू वॉच द वाइड बुलवार्ड, नहीं, वो वॉच करने तो देखे थे, अभी अभी हम लोग देखे कि मॉनसून के आगमन को देखने गए थे, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है, ये देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, टू सी द एडवांसिंग मॉनसून। Why did जग्गू लिव इन स्लम, स्लम में क्यों रहते थे? तो अभी अभी देखे कि जग्गू जैसे लोगों को मुंबई में फ्लैट लेकर के रहना संभव नहीं था, जबकि वह रेस्टोरेंट के मालिक थे, क्योंकि फ्लैट की कीमत इतनी ज्यादा थी कि वो बियर नहीं कर सकते थे। तो क्या कहना चाहेगा कि द रेंट ऑफ फ्लैट्स वर वेरी हाई, बहुत ज्यादा ऊंची कीमत पर रेंट पर मिलता था फ्लैट सब। वाटर झोपड़पट्टी किसको कहते हैं? तो ऐसी कॉलोनी बसे हुए हो जो घास फूस, टीने और चदरे के बने हुए रहते हैं, उसको झोपड़पट्टी का नाम देते हैं। ये वहां पर लिखा गया हुआ भी है स्पष्ट तरीके से,
लिखा हुआ है जो इन चीजों से वहां बने हुए हैं। यहाँ पर एक लाइन ही है, इस जगह कहीं देखा गया है, यहाँ मेड ऑफ रैक्स एंड फ्लैटेंड टीन कैंस। हुआ जगू, जगू तो रेस्टोरेंट का मालिक है, ये इसी लाइन में ऊपर में ही लिखा गया हुआ है। तो वेटर नहीं है, ऑनर है, मालिक है ना, रेस्टोरेंट के मालिक। व्हाट डू सनशाइन एंड सिगो, ये तो नाम है घर के, वहां के रिच पीपुल जहां जिसमें रहते थे धनी धनी लोग, उनके घरों का ये सब नाम है। जो यहाँ देखिए सनशाइन सिगोली यहाँ पर स्पष्ट है, और यहाँ लिखे गए इन विच रिच पीपुल लिव, नेम्स है, नेम्स, तो घर का उनका नाम है। तो घर के नाम को क्या कहेंगे? नेम्स ऑफ हाउसेज है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, और कोई प्रॉब्लम बचा हुआ है तो आप हमसे बात कर सकते हैं। और किसी तरह की कोई समस्या है